गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल पर आज हम बीए थर्ड ईयर के बच्चों को उनके पेपर फर्स्ट का जो अरस्तु है उसका एक सिद्धांत है शिक्षा सिद्धांत, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। अरस्तु का शिक्षा सिद्धांत, ठीक है। जो अरस्तु का शिक्षा सिद्धांत है उसको हम इस क्रम में अध्ययन करेंगे। पहले उसके उद्देश्य, फिर शिक्षा के कार्य, फिर शिक्षा की योजना क्या थी अरस्तु की, फिर अरस्तु ने शिक्षा जो सिद्धांत दिया था उसकी विशेषता क्या थी, फिर उसकी कुछ लोगों ने जो आलोचना की है वो, ठीक है। अरस्तु कहता है कि शिक्षा के बिना सुखी और सदाचारी जीवन असंभव है। शिक्षा सुख या अच्छे जीवन की शर्त है और सदाचार की प्राप्ति का साधन है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की भांति अरस्तु का शिक्षा सिद्धांत भी महत्वपूर्ण और विचारणीय माना जाता है। प्लेटो की भांति अरस्तु को भी इस बात का दुख था कि स्पार्टा जैसे नगर राज्य में शिक्षा की उत्तम व्यवस्था नहीं थी। स्पार्टा में तो थी किंतु एथेंस में नहीं थी। अतः दोनों के चिंतन में अपने नगर राज्य के बालकों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया। दोनों ने, अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स की 7वीं और 8वीं पुस्तक में शिक्षा सिद्धांत की विवेचना की है। ये क्वेश्चन याद करने लायक है कि अरस्तु ने अपनी कौन सी पुस्तक पॉलिटिक्स में, उसको भी कौन सी पुस्तक में, 7वीं और 8वीं पुस्तक, यानी ये अध्याय है जिसको उसने पुस्तक कहा है, उसमें शिक्षा सिद्धांत की विवेचना की है। पॉलिटिक्स के अंतिम भागों में ही अरस्तु ने शिक्षा पर प्रासंगिक विचार प्रकट किए हैं। अतः उसकी शिक्षा की रूपरेखा के पूर्ण होने से पहले ही पॉलिटिक्स समाप्त हो जाती है। वैसे भी पॉलिटिक्स का कुछ अंतिम अंश लुप्त हो गया है। विद्वान कहते हैं कि अरस्तु ने लुप्त अंश में ही अपनी शिक्षा की रूपरेखा पूरी की होगी। फिर भी उसके जो भी शिक्षा संबंधी विचार उपलब्ध हैं वो अति महत्वपूर्ण हैं। अरस्तु के शिक्षा का सिद्धांत है या अरस्तु के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति, जिससे कि वह स्वयं को अन्य लोगों से श्रेष्ठ सिद्ध कर सके। परंतु अरस्तु द्वारा प्रतिपादित शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की भावना का इस प्रकार से प्रशिक्षण करना है जिससे उसमें विवेक के उत्थान में सहायता मिल सके। अरस्तु की शिक्षा का उद्देश्य ऐसे श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना है जो परम विवेकशील हों और उसके माध्यम से राज्य संबंधी विषयों का चिंतन कर सकने की स्थिति में हो। अरस्तु ने शिक्षा के अनेक उद्देश्य बताए हैं। शिक्षा संबंधी उसकी धारणा व्यक्ति को सुखी और सदाचारी बनाना चाहती है। व्यक्ति के चरित्र का नैतिक निर्माण करके उसे राज्य का आज्ञापालक एवं उपयोगी सदस्य बनाना चाहती है। अवकाश के उचित उपयोग, भावनात्मक शक्तियों के विकास और समन्वित जीवन की उत्पत्ति का ध्येय रखती है तथा राजकीय संविधानों के अनुकूल सर्वांगीण और श्रेष्ठ मानव जीवन संभव करना चाहती है। अरस्तु ने शिक्षा के कुछ कार्य बताए हैं कि शिक्षा क्या क्या कार्य करती है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा सद्जीवन की प्राप्ति में सहायता करती है और शिक्षा का प्रमुख कार्य सद्जीवन की प्राप्ति ही है, ठीक है। दूसरा है कि शिक्षा मानव की 3 प्रकार की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में 3 प्रकार की क्रियाएं, चिंतनात्मक, क्रियात्मक और परिचयात्मक प्रमुख हैं। चिंतन वाले भाग की संगति क्रिया विवेक है, क्रियात्मक भाग की संगति क्रिया नैतिकता है और परिचयात्मक भाग की संगति क्रिया आत्मसंयम है। इसमें विवेक, नैतिकता और आत्मसंयम दोनों में प्रधान है, यानी विवेक को प्रधानता प्रदान की गई है। नैतिकता आत्मसंयम से उत्कृष्ट है। अरस्तु कहता है कि तीनों प्रकार की क्रियाओं में समन्वय होना चाहिए, यही जीवन का पूर्णत्व है। शिक्षा का कार्य व्यक्ति को पूर्णत्व प्रदान करना है। अरस्तु कहता है कि शिक्षा द्वारा ही अच्छे नागरिक पैदा होते हैं, यानी अच्छे नागरिकों का निर्माण करना शिक्षा का कार्य है। व्यक्ति के अंदर पशुत्व, वासना, विवेक तीनों ही होते हैं। शिक्षा द्वारा इसमें वासनात्मक जीवन में व्यक्ति आत्मसंयम लाता है और विवेक की क्षमता को बढ़ाता है। राज्य के मूल सिद्धांतों का प्रवर्तन करती है शिक्षा राज्य के मूल सिद्धांतों के प्रति जनमत तैयार करती है। राज्य के कानून और आदेशों के प्रति लोगों में श्रद्धा पैदा करती है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा की योजना राज्य द्वारा चलाई जाती है। राज्य
अतः यह स्वाभाविक है कि राज्य की शिक्षा का उद्देश्य राज्य के प्रति श्रद्धा और निष्ठा के भावों को जागृत करना है। इसलिए राज्य के हितों का सबसे बड़ा संरक्षक और वाहक शिक्षा राज्य के हितों का सबसे बड़ा संरक्षक और वाहक होती है। शिक्षा सामाजिक गुणों का विकास करती है। शिक्षा मनुष्यों में सहयोग, सामंजस्य, सहिष्णुता आदि गुणों का विकास करती है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा की योजना। अरस्तु की शिक्षा योजना 3 भागों में बांटी जा सकती है। पहली भाग या पहला सोपान है जन्म से लेकर 7 वर्ष के बच्चों के लिए है। दूसरा सोपान है 7 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए, और तीसरा और अंतिम सोपान है 14 से लेकर 21 वर्ष के बच्चों के लिए। इस प्रकार अरस्तु की शिक्षा योजना 3 सप्तवर्षीय योजनाओं में विभक्त है। 7-7 साल के 3 ग्रुप उसने बनाए हैं, 3 सोपान बनाए हैं। प्रत्येक सोपान 7 वर्ष की काल अवधि व्यक्त करता है। अब आता है पहला सोपान। इस अवस्था में जो प्रथम सोपान है 0 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक है, इस अवस्था में पालने से लेकर 7 वर्ष की अवस्था तक के बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था है। यह शिक्षा घर पर ही माता पिता की देखरेख में होनी चाहिए। शिक्षा के इस स्तर को या इस भाग को अरस्तु ने 3 भागों में विभाजित किया है। एक तो शैशव अवस्था, दूसरी 5 वर्ष की उम्र तक की शिक्षा, और 5 से 7 वर्ष तक की उम्र की शिक्षा। ठीक है, शैशव अवस्था में बच्चा घर में रहता है, माँ बाप के साथ रहता है, दूध पीता है, पालने में खेलता है। उसके बाद 5 वर्ष तक की उम्र का काल शारीरिक विकास का काल है। इसमें बच्चों के शारीरिक संगठन की ओर ध्यान दिया जाता है, उनको पढ़ाया नहीं जाता है, पढ़ाई का बोझ उन पर नहीं डाला जाता है। उन्हें ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, ऐसे खेल खिलाए जाते हैं जो उनके भावी जीवन के लिए उन्हें तैयार करने में सहायक होते हैं। बच्चों को कुसंगति से बचाना चाहिए। उन्हें न तो गालियाँ सुनने देनी चाहिए इस उम्र में, न ही अश्लील चित्र देखने देना चाहिए। बचपन में पड़े संस्कार गहरे होते हैं, अतः बच्चों को निम्न कोटि की किसी वस्तु के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। 5 से 7 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए अरस्तु ने कहा है कि उन्हें उन कार्यों को करते हुए देखने का अवसर मिलना चाहिए जिन्हें उन्हें भविष्य में करना है। ठीक है, अगला सोपान है 7 से 14 वर्ष की बच्चों की शिक्षा का। शिक्षा योजना का यह दूसरा सोपान है। इस अवधि के लड़के और लड़कियों के शारीरिक विकास के साथ उन्हें कुछ पढ़ना लिखना भी सिखाया जाता है। इन बच्चों को 7 वर्ष के बाद पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। पढ़ाई लिखाई और चित्रकारी उपयोगी विषय होने के कारण पढ़ाए जाने चाहिए। व्यायाम का जो व्यायाम है, एक्सरसाइज है, उसकी ट्रेनिंग साहस पैदा करने के लिए आवश्यक होती है। बच्चों के व्यायाम में से अरस्तु का मतलब उछल कूद करना, मुक्केबाजी और कुश्ती से है। अरस्तु ने कठोर व्यायाम का नहीं बल्कि हल्के फुल्के व्यायाम का समर्थन किया है। अरस्तु के अनुसार इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा राज्य के नियंत्रण में दी जानी चाहिए। तीसरा सोपान, शिक्षा का तीसरा सोपान 14 से 17 वर्ष की आयु से 21 वर्ष की आयु तक है। ठीक है, यानी 14 से 21 वर्ष। अरस्तु कहता है कि इस उम्र के बालकों को उस सरकार के स्वरूप के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिसकी अधीनता में उनको रहना है। इसके अतिरिक्त उनके मानसिक और शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अरस्तु ने 18 से 21 वर्ष की उम्र तक 4 वर्ष की अवधि को व्यायाम और सैनिक प्रशिक्षण का काल माना है। इस आयु में व्यायाम और कड़ा प्रशिक्षण करवाया जाना चाहिए। ठीक है, अरस्तु की शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं। अरस्तु की शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं कि अरस्तु शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण मानता है। राज्य की शिक्षा में विविधता नहीं बल्कि एकरूपता की जरूरत होती है, क्योंकि राज्य का अंतिम उद्देश्य यही एक ही होता है। ठीक है, अरस्तु ने जो दूसरी विशेषता बताई वो बताई कि शिक्षा राज्य का दायित्व है, क्योंकि इसी से व्यक्ति का विकास होता है और व्यक्ति का भी इसी से ही विकास होता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण का अरस्तु ने विरोध किया है। व्यवसाय, उद्योग धंधे, अन्य आर्थिक प्रवृत्ति
के कार्यों में लगे हुए लोगों को उसने नागरिक नहीं माना है, अतः स्वाभाविक ही था कि व्यावसायिक प्रशिक्षण को अपनी योजना में उसने कोई स्थान नहीं दिया है। शिक्षा के मूलभूत विषयों का भी उसने उल्लेख किया है, जैसे पढ़ना, लिखना, शारीरिक प्रशिक्षण, संगीत, चित्रकला को उसने प्रमुख विषय माना है। ये धनोपार्जन, ज्ञान प्राप्ति तथा अनेक राजनीतिक कार्यों के लिए उपयोगी विषय हैं। शारीरिक प्रशिक्षण मुख्य रूप से साहस के गुण का विकास करना है। संगीत की शिक्षा को पाठ्यक्रम में इसलिए स्थान दिया गया है कि यह मनुष्य के अवकाश के क्षणों में मन के समुचित संस्कार करने का माध्यम है। अरस्तु ने अपनी शिक्षा में संगीत पर विशिष्ट जोर दिया है। संगीत पर विचार प्रकट करते हुए उसने कहा है कि सामान्यतः संगीत की शिक्षा 3 तरह से उपयोगी है। यह मनोरंजन और आराम देती है, नैतिक प्रशिक्षण का माध्यम बनती है, यह मस्तिष्क के संस्कार एवं परिष्कार का साधन हो सकती है। अगली विशेषता है कि अरस्तु ने अपने शिक्षा सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। उसने कहा है कि शिक्षा मानव विकास के स्वाभाविक क्रम के अनुरूप होनी चाहिए। जन्म के बाद लगभग 7 वर्ष तक बच्चे की घर पर ही देख रेख हो। मनुष्य मुख्य रूप से इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे दासों तथा अन्य अवांछनीय लोगों के संपर्क से दूर रहें, क्योंकि इस उम्र में बड़े बुरे प्रभाव बड़े घातक होते हैं। ठीक है, इस प्रकार अरस्तु का ये शिक्षा सिद्धांत है, यह पूरा होता है। इसमें कुछ लोगों ने आलोचनाएं की हैं, लेकिन उनका इतना महत्व नहीं है। आलोचना तो होती रहती है।